चलिए, तो जितने लोग क्लास में भी जुड़ गए हैं सबको गुड मॉर्निंग। और कुछ लोग बोलते हैं सर गुड मॉर्निंग ऐसे क्यों बोलते हैं? अरे भाई, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो दंडवत, आप लोग मेरा दंडवत प्रणाम करते हो तो मैं कम से कम दूर से तो दंडवत कर दूं। चलो, तो आज की क्लास हम लोग बहुत बड़ी नहीं रखेंगे, थोड़ी छोटी सी क्लास रहेगी क्योंकि इस समय आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। अभी तक की क्लास में पहले क्लास की कोडिंग कर लें हम, और कोडिंग के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। ये आपके काम की बात है नहीं, ये विश्व इतिहास से जुड़ी बातें हैं। चीन के गृह युद्ध के बारे में चल रहा है। इसमें ये लिखा है, कुछ लोग पहले से पढ़ रहे होंगे, थोड़ा देर से चालू था वीडियो, तो दोनों का बाप, सच में रियल बाप नहीं था ये, ठीक है ना, मतलब रियल, ये व्यक्ति ही दो देशों का संस्थापक कहा जाता है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर दो देशों का राष्ट्रगान लिखे हैं, वैसे सन यात सेन ताइवान, अगर देश मान ले उसको हम, तो उसके संस्थापक कहे जाएंगे। खैर वो छोड़ो, बात टॉपिक पे आओ। देर से तुम लोग देख रहे होगे इसलिए मैंने बोला कि एक बार इस पे बात कर ले। अब देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, और विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में अब तक हमने लेक्चर 1 से लेकर 1 से लेकर लेक्चर 1 to 12 तक की क्लास कर लिए हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लेक्चर 10 से एक क्लास शुरू हुई थी जिसका नाम था अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, इसी अशुद्ध पदार्थ को हम लोग बोलते थे विलयन, अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण, और इस मिश्रण के दो रूप, जिसका एक था समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन बोलते थे। पीछे की क्लास में है, आप पढ़ लीजिएगा विलयन। दूसरा विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण जो है, इसमें दो चीज़ें, एक निलंबन, सस्पेंशन, कल हमने बात कर लिया था। कोई भी सिरप खरीदने जाओगे, मैक्सिमम साइरप आप लोग बोलते हैं। अब वही हिंदी ऐसी क्षेत्रीय लेवल पर जो हम बोलते हैं शब्द इधर उधर हो जाते हैं। कई जगह पे जैसे सही शब्द है टॉप, लेकिन आप लोग बोलते हैं टॉप लेवल का। वैसे ही यहाँ पर कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, सृष्टि दुबे हैं, विकास ठाकुर हैं। अच्छा, और हर्षवर्धन भाई, आपसे एक समस्या है, मुझे नहीं, कुशवाहा जी को एक समस्या है। अभी जब क्लास शुरू हुई थी थोड़ी देर पहले, तो उस समय आप थे नहीं, तो मैंने बोला तुम्हारा मित्र कहाँ है, तो मोबाइल पर देखो मैसेज किए हैं कि यही तो एक गम रहता है, पास मेरे वो कम रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? दोस्ती आप गड़बड़ क्यों कर रहे हो? कुशवाहा जी को गम है यार, वो मेरा प्रिय छात्र है। टॉपिक पे निलंबन और कोलाइडी मिश्रण। निलंबन और कोलाइडी मिश्रण या कोलाइडी विलयन, जो भी बोलो आप। अब पिछले लेक्चर में लगभग 2 घंटे 4 मिनट का लेक्चर है, आप जाके समझो। हमारे चैप्टर का ये लेक्चर 10 से कहानी शुरू हुई है, लेक्चर 12 तक पहुंची है 3 पार्ट में। आज होगा लेक्चर, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। और मैं पहले ही बता दिया हूं कि हमारे इस क्लास का लक्ष्य यही है, ध्येय यही है कि कोई भी जीएस का एग्जाम दे रहे हैं आप, एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इवन वनडे का भी दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि समझ के एक बार पढ़ लें, तब भी जीएस के हर एग्जाम के लिए एक बार स्टडी करो समय लगाकर। उसके बाद आपको बार बार ना तो कोचिंग जाना पड़ेगा, ना कहीं किसी टीचर की सहायता लेनी पड़ेगी। ये लक्ष्य रख के पढ़ रहे हैं और इसलिए समय लग रहा है। क्रैश कोर्स की हम बात कर नहीं रहे हैं कि विलयन को 20 मिनट में पहले से बोर्ड पर लिख लिया या पीपीटी लगा लिया डिजिटल बोर्ड पर और पढ़ा दिया।
वो लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य ये है कि आप हर बात को बारीकी से समझ लें जीएस लेवल पर, जिससे कि प्री में भी हल कर सकें और मेंस में भी। ध्यान रखिएगा, राज्य पीएससीओ में साइंस का महत्व ज़्यादा कई बार बोलता हूँ मैं है, तो प्री और मेंस हर राज्य पीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं उनके लिए प्री मेंस सबके लिए काम करेगा ये। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। अब स्टार्ट करते हैं। मैं पीछे का रिकैप कुछ नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि एप्लीकेशन पर ही नहीं, एप्लीकेशन पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर भी ये सारे लेक्चर उपलब्ध हैं 1 से लेकर 12 तक के, तो आप वहाँ से जाके रिवीजन करें। मैंने पिछले लेक्चर में निलंबन और कोलाइडी विलयन के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था। आज हम लोग कोलाइडी विलयन का सिर्फ 2 बात और पढ़ लेंगे। एक होता है इमल्सन। अक्सर डेली लाइफ में हम ये शब्द कहीं सुन जाते हैं इमल्सन, और इमल्सन अगर नहीं सुनते हैं तो पायस जरूर सुन लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैं बता भी दिया था कि मैं क्या अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। 12वां लेक्चर का एकदम लास्ट टॉपिक जाके देखेंगे तो लास्ट में यही 2-3 मिनट में बताया गया है कि अगले लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा। तो इमल्सन या पायस, इस बात को हम पढ़ लेते हैं। और एक और जरा सा जेल, अब बोल दिया हूं तो उसको बता दूंगा, जेल के बारे में बता दूंगा। और उसके बाद फिर हम इन तीनों का एक बार अंतर देख लेंगे। आज के लेक्चर का बस ये 3 टॉपिक है, दिमाग में रखना है आपको। अब बीच में कोई और टॉपिक आ जाए तो बीच में एक टॉपिक और आएगा जरूर। क्या आएगा? कुछ झिल्लियों के बारे में। आप बोलोगे सर झिल्ली तो भारत सरकार बंद कर रही है और आप हो कि झिल्ली पढ़ा रहे हो। भैया झिल्ली मेम्ब्रेन के बारे में जरूरत पड़ जाएगी। जब मैं अंतर पढ़ाऊंगा तो अपने आप शब्द आ जाएगा। एक क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली आ जाएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में शब्द आ जाएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, यार इसमें आप लोगों को बर्ड्स की आवाज़ आ रही है क्या? चिड़िया वगैरह की आवाज़ आ रही है क्या? बोलो। इधर पता नहीं बर्ड्स आ गई हैं यार, 1 मिनट, भाग ही नहीं रही हैं, उनको हटाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी बर्ड्स की आवाज़ भी सुनो। अब हटाने वाला कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है किसी को मैं बोलूँ कि वो हटा दे। अब वाकई यहाँ पे वो एक ही यहीं पर खड़े हो गई हैं और वो कुछ ना कुछ बोल रही हैं। उम्मीद है कि शायद आप लोगों के पास आवाज़ जा रही होगी। हाँ, वो भी क्लास, वो भी सोच रही हैं कि थोड़ा बहुत हम भी पढ़ ही लेते हैं। कोई नहीं, देखते हैं, शायद भग जाएं, अभी टॉपिक पे आ जाएं अपने। तो अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में आ जाएगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ क्लास में आपको, जैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में ही, कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ एकदम 0 से पढ़ा रहा हूँ, उनको कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ शुरू से पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा लिखवा दूंगा। तो ये 4 टॉपिक होंगे। क्या टॉपिक? पायस, जेल, उसके बाद इन तीनों में अंतर। इन तीनों में मतलब कौन सा? विलयन, निलंबन, कोलाइडी। इनके बीच में अंतर तो हमको पता ही है, स्पष्ट पता है, तीनों लेक्चर देख लिए हैं तो। लेकिन उसके बाद भी एक टेबल बना लेंगे, कभी मेंस में लिखने को आ गया या कहीं क्विक रिवीजन है तो, और बीच में ये टर्म आएगा तो इसको देख लेंगे। बस इतनी सी बात आज करनी है और इतनी सी बोल रहे हैं। समय देखते हैं कितना लगता है। आगे भी नेक्स्ट लेक्चर है तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और अगला सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इमल्सन। सबसे पहले हम लोग इमल्सन ही पढ़ लेते हैं, पायस पढ़ लेते हैं, सबसे लास्ट में इनकी तुलना कर लेंगे। कुछ लोग जो पिछला लेक्चर देखे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि सर इनके बीच में इनका भौतिक रूप से अलगाव कब बताएंगे। तो उसके लिए यार अगला लेक्चर बनाएंगे, कुछ भौतिक विधियों को देखेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर लगभग पूरा आधारित है किस पर? क्लास 9th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 पर। क्लास 9th के विज्ञान के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पर आधारित है, जो आपको पहले से ही मैं बोलता आ रहा हूं। उसको ध्यान रखें आप, उसको पढ़ना भी था। अब आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए हेडिंग डालिए इमल्सन, और मैं जैसे बना रहा हूं वैसे ही अभी आप डायग्राम बना लेंगे
और फिर पूरा समझाने के बाद अगर आप लोग बोलेंगे कि सर लिखवाना भी है तो मैं लिखवा भी दूंगा। इमल्सन, इमल्सन, और हिंदी में बोलेंगे क्या? पायस, पायस, पायस। इमल्सन अपने आप में अगर हम देखें तो एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा के शब्द को हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट कर दें तो इसका तात्पर्य होता है दूध। और कल की क्लास जाके आप देखिए, मैंने बताया था कि दूध क्या है? एक कोलाइडी विलयन है, याद है ना? और कोलाइडी विलयन भी मैंने 8 प्रकार का बताया था। उस 8 प्रकार में इमल्सन कब बना था? जब द्रव और द्रव आपस में मिले थे। तो पीछे का लेक्चर जरूर आपको दिमाग में रखना है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है मिल्क, दूध। अब बात आती है कि इमल्सन होता क्या है। तो इमल्सन है क्या? अब यहाँ पे अगर बात, ऐसे ही डायग्राम आपको पेज पे बनाना है। हर तरीके का क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन बोला है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या शुद्ध पदार्थ हैं, क्वेश्चन मार्क, तो वैसे ही हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है इसका? मतलब ये है क्या? पायस कहलाता क्या है? क्या है? तो क्या है? कोलाइडी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन भी लोग बोलते हैं, बट मिश्रण ज़्यादा अच्छा शब्द है। आप भली भांति इस बात को जानते हैं, पीछे का लेक्चर देखे हैं तो। विलयन लिखना है, लो विलयन लिख देता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिश्रण लिख बोले तो ज़्यादा बढ़िया है। कोलाइडी विलयन है। और कोलाइडी विलयन किस टाइप का है? तो हमको पता है कि कोलाइडी विलयन में भाई विलयन कोई भी बनेगा उसमें विलेय और विलायक रहेंगे ना, लेकिन इसके विलेय और विलायक का नाम मैंने कल बदल दिया था। कल की क्लास में जाके देखो, इसका नाम क्या है? परिक्षिप्त अवस्था। इसमें जो परिक्षिप्त अवस्था रहती है, परिक्षिप्त अवस्था को हम जनरल तरीके से विलेय बोल रहे थे, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बोलने की जरूरत नहीं है, परिक्षिप्त अवस्था ही बोलें। इंग्लिश नाम कल मैंने बता दिया था, डिस्पर्ज्ड, डिस्पर्ज्ड फेज, परिक्षिप्त अवस्था, डिस्पर्ज्ड फेज, या इसी का एक और नाम बताया था, डिसकंटिन्यूअस फेज। दूसरा क्या था? परिक्षेपण माध्यम। आप ऐसे ही बनाओ, डायग्राम में ही सब समझ में आ जाएगा। परिक्षेपण माध्यम, क्योंकि आप सिविल की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी तो आपको आती है, इसी बात को पिरो के लिखना हिंदी में। परिक्षेपण माध्यम, जिसको डिस्पर्जिंग मीडियम बोलते हैं, डिस्पर्जिंग मीडियम, डिस्पर्जिंग मीडियम। और कोलाइडी विलयन में इमल्सन पायस क्या है? तो ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसका परिक्षिप्त अवस्था भी क्या रहता है? द्रव। ऐसे जोड़ के लिख लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसका परिक्षिप्त अवस्था भी क्या है? द्रव, और जिसका परिक्षेपण माध्यम भी क्या है? द्रव। देखो कितना आसान तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, पीछे पढ़े ही हैं, वहीं से लिख सकते हैं। ऐसा कोलाइडी विलयन जिसका परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइड पायस, इमल्सन। परिक्षेपण माध्यम को हम एज अ विलायक की तौर पे दिमाग में रखते हैं। विलेय विलायक क्या है? पीछे के लेक्चरों में मैंने आपको बिना किसी समस्या का एकदम बेसिक तौर पर समझा दिया था, 2 तरीके से, कि भौतिक अवस्थाएं सेम रहें तो विलायक क्या है, भौतिक अवस्थाएं अलग रहें तो क्या विलायक है। जाके पीछे लेक्चर देख लीजिएगा। क्या बोला मैं? ऐसा कोलाइडी विलयन जिसका परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं, कोलाइडी विलयन का, या क्या बोलेंगे, पायस कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। अब आप हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भाई अगर द्रव द्रव जब आपस में मिल जाएंगे तो 2 द्रव आपस में मिलके तो अक्सर टाइम क्या कर देते हैं, 2 द्रव आपस में जब मिलते हैं, थोड़ा समझ लो पीछे का लेक्चर कितना महत्वपूर्ण है, उसका रोल समझो। समझने के हिसाब से, रटने के हिसाब से तो भैया कुछ लोग राम चतुर्लिंगम की तरह सोच ही लेते हैं कि हम रट ही लेंगे, हमें नहीं समझना, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। द्रव द्रव, अगर 2 द्रव आपस में मिश्रणीय हैं, मिश्रणीय मतलब क्या, घुलनशील हैं, मिश्रणीय हैं, आपस में घुलनशील हैं, दोनों द्रव अगर आपस में घुलनशील हैं, मिश्रणीय हैं, इसको साइड में कहीं लिख लेना। मैं बोलता हूं ना कि पेज का, हमारे क्लास का पेज ऐसे साइड में मार्जिन वाला होना चाहिए, इधर एक्स्ट्रा बातें।
तो अगर दो द्रव हैं और दोनों मिश्रणीय हैं, घुलनशील हैं आपस में, तब तो दोनों आपस में घुल के बना लेंगे समांगी मिश्रण। तब तो मिल के बना लेंगे आपस में समांगी मिश्रण। और जब समांगी मिश्रण बना लेंगे तब कोलाइडी विलयन कहाँ से बनना है, तब पायस कहाँ से बनना है। ये तो तभी हो पाएगा कि दो द्रव भले ही हैं लेकिन ये दोनों द्रव कैसे हैं, अमिश्रणीय हैं। ऐसे ही साइड में कहीं बना लीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ मैं आगे लिखूंगा तो समझ में आएगा। अमिश्रणीय है। अब देखो समय क्लास का इसलिए ही लगता है, समझना है ना, समझने में समय लगना ही है, लिखने में समय नहीं लगना है। लिखवाने में 10 मिनट में बोल के 5 मिनट में लिखवा दिया जाए। तो अमिश्रणीय है मतलब मिलेगा नहीं आपस में, और मिलेगा नहीं तो उस समय क्या ढंग से नहीं मिलना है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, वो विसमांगी बनेगा। और विसमांगी बनेगा तो विसमांगी का ही तो रूप है कोलाइडी, तब जाके पायस बन पाएगा। तो अभी इतनी बात से एक बात यहां समझ गए कि दोनों चीजें इसकी द्रव तो हैं, लेकिन शर्त क्या, शर्त यही है, शर्त यह है कि दोनों द्रव परस्पर अमिश्रणीय होने चाहिए। अमिश्रणीय होने चाहिए। दोनों द्रव परस्पर अमिश्रणीय होनी चाहिए। क्यों, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दोगे क्यों, और इस क्यों का आंसर आपको मार्जिन में या नोट में कहीं ये बनाए होगे तब मिल जाएगा। प्रीलिम्स में यही पूछ लेगा कि पायस बनाने के लिए 9th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में दिया है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा 9th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में दिया है पायस, इमल्सन, तो बोल देगा इमल्सन बनने के लिए आवश्यक शर्त है, और 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें एक ऑप्शन ये रहेगा कि भाई इमल्सन तो द्रव से ही बनते हैं, क्वेश्चन तो ये अपने आप ही हो जा रहा है पूछना चाहे तो। और दूसरा शर्त क्या है कि दोनों अमिश्रणीय होने चाहिए। थोड़ी बात आपको यहां और दिमाग में रखनी है कि ये अमिश्रणीय और ये जो मिश्रणीय मैं बोल रहा हूं, इसके लिए क्या मैंने कुछ और टर्म समझाया है क्लास में, तो समझाया है, याद करिए। मैंने बताया था आपको, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ससंजक बल और आसंजक बल, याद करिए, ससंजक बल और आसंजक बल, ये भी कहीं साइड में लिखिएगा समझने के लिए। मैंने बताया था कि ससंजक बल, अगर कोई एक ही द्रव है, एक द्रव है, तो उस द्रव में बहुत से अणु होंगे ना। एक द्रव है उसमें बहुत से अणु हैं और उन अणुओं के बीच में बल लग रहा है। एक ही प्रकार के सारे अणु होंगे ये, क्योंकि एक ही द्रव के हैं, एक ही पदार्थ के हैं। तो इन अणुओं के बीच में, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है, पीछे भैया जो ये पहला लेक्चर देख रहा हो वो पीछे जाके ससंजक बल असंजक बल किसी लेक्चर में होगा, लेक्चर नंबर 7 में होगा, जहां तक ज़्यादा मेरा चांसेस है कि 7 में होगा, नहीं तो 8 में होगा। 7, 8 में आप देख लीजिएगा जाके। ससंजक बल, अब क्या होगा कि बहुत से अणु हैं, सभी अणु एक ही प्रकार के हैं, तो इनके बीच में जो बल लगेगा उस बल को हम बोलते हैं क्या, ससंजक बल। आसंजक बल क्या है, दो अलग अलग द्रव हैं, दो अलग अलग द्रव हैं, इन दोनों द्रवों के अपने अपने अणु हैं, इसका अपना अणु है और इसका अपना अणु है। इनके अपने अणुओं के बीच में तो बल लगेगा ही, बहुत से अणु हैं, इनके अपने अणुओं के बीच में बल तो लग ही रहा है, इसके अपने अणुओं के बीच में बल तो लग ही रहा है। जैसे कि यहाँ लग रहा था तो वो तो ससंजक बल है। लेकिन इन दोनों को मिला दिया जाए और मिलाने के बाद भी अगर ऐसा हो जाए, समझना है ध्यान से, अगर ऐसा हो जाए कि मिलने के बाद भी ये मिले नहीं, मैंने आपको उस समय उस क्लास में एक गाना भी बताया था कि मुझे गैरों की ज़रूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं, याद आ रहा है ना, खूब चला था गाना, डीजे पे लोग नागिन बन बन के इस पे डांस करते थे, तो शीला की जवानी करके। तो इनको अगर लग जाता है कि मुझे गैरों की ज़रूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं, इसका मतलब क्या हो गया कि इनसे सही से मिलेंगे नहीं वो।
इनसे सही से नहीं मिलेंगे, मतलब हम बोलेंगे इनके दो अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच में जो बल लगेगा उसका नाम क्या है? आसंजक। दो अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच में जो बल लगा वो है आसंजक। अब होना क्या है, अगर ससंजक बल, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच का बल, अगर इसका ससंजक ज्यादा है तो ये इससे मिलेगा ही नहीं, बड़ा मन मार के मिल जाएगा, लेकिन साफ साफ हमको दिखेगा कि मिले नहीं हैं। इनके बीच की दरार दिखेगी, दोस्ती की दरार स्पष्ट समझ में आएगी कि दो लोग मिले हैं लेकिन मिलके दोनों अलग अलग तरफ मुंह करके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। एक ही न्यूज़पेपर में दोनों लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वही हाल यहाँ हो जाएगा कि डिस्कशन अलग अलग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं पास में ही बैठ के। आसंजक बल ज़्यादा हो गया तो ये गीला नहीं होंगे, बताया था ना कि आसंजक बल ज़्यादा होगा तो दूसरे द्रव को क्या करेगा, मिलेगा नहीं, गीला नहीं करेगा, दूसरे ठोस को जो भी रहेगा गीला नहीं करेगा, फिजिक्स में पढ़ते हैं। और अगर इन दोनों के बीच का ससंजक बल अपने आप के अणुओं से ज़्यादा प्रेम नहीं है इनको, जैसे इनको दूसरा अणु दिख गया, दूसरे प्रकार का अणु दिख गया, तब इनको मन में लड्डू फूट गया और ये जाके अच्छे से मिल जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि उस समय आसंजक बल ज़्यादा है, ससंजक बल कम है, आसंजक बल ज़्यादा है, तब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब मैं इतना यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन क्यों करा रहा हूँ कि आप यहाँ समझ पाओगे। यहाँ समझ लो कि मिश्रणीय है मतलब क्या, आसंजक बल ज़्यादा है, दोनों अपने आप से प्रेम जताना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि दूसरों से प्रेम जताते हैं ना यार, तो दूसरों से प्रेम जता रहे तो मिश्रणीय है, घुलनशील है, दोनों मिल जाते हैं और समांगी बना देते हैं। इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि एक ही न्यूज़पेपर में पढ़ने लगते हैं और समांगी बना लेते हैं। और अगर दोनों के बीच का आसंजक बल खुद से प्रेम जताना ज़्यादा महसूस करते हैं, वो आसंजक बल ससंजक बल अपने अणुओं से ज़्यादा है, खुद से ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपने अणुओं से ज़्यादा प्रेम करते हैं, दूसरों से नहीं, तो वो आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो वो क्या रहेंगे, अमिश्रणीय, और क्या बनाएंगे, विसमांगी। अब देखो हम बोलते हैं कि डीप में क्वेश्चन पूछेगा, मैं हर लेक्चर में आपको डीप की परिभाषा समझाने का हमेशा कोशिश करता हूं कि आप ये दिमाग से भ्रांति निकाल दो। अब ये है तो ससंजक आसंजक बल ही, 6ठी से 10वीं क्लास के बीच में आप कई जगहों पे ससंजक असंजक बल देख लोगे। तो जब ये भी छोटी क्लास की बात है और ये पायस मैं आपको 9th क्लास का बोल ही रहा हूँ कि है, आप जाके देखिए वहाँ पायस बोला है, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, डेली लाइफ में यूज है। तो यही चीज तो पूछ लेगा कि दो द्रव आपस में मिश्रणीय हैं क्यों, एकदम छोटी सी बात हम बोल देंगे अपने मन को मनाने के लिए। डीप में क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार कहाँ डीप में पूछा है यार, यही तो हमको पता है, दोनों मिश्रणीय हैं। कारण क्या है कि उनके दो द्रव हैं, दोनों के अलग अलग अणु हैं, आपस में मिल गए हैं क्योंकि उनका आसंजक बल ज्यादा हो गया है, क्योंकि उनका आसंजक बल ज्यादा है, नहीं मिल पाए, अमिश्रणीय हैं, मतलब अपने आप से प्रेम जता रहे हैं। क्या हो रहा है, आसंजक बल कम हो गया है, ससंजक बल ही ज्यादा है। बाकी फिजिक्स में पढ़ते हैं तो ये बात आपको दिमाग में एकदम रखनी है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये साइड में कहीं लिखना है, मैं उस कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। बोलो समझ में आ गया? मैं अभी जोड़ के बता रहा हूं, तुम लोगों को ये जोड़ना सीखना है, एग्जाम निकालना है ना, तो ऐसा नहीं कि हड़प्पा काल तक तैयारी करेंगे तभी एग्जाम निकलेगा। एग्जाम 1-1.5 साल की तैयारी में निकल जाएगा। बाकी लक फैक्टर है, ऐसा नहीं कि लक फैक्टर नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन तो पूरी होनी चाहिए। सोचना है, इंटरकनेक्ट करना है, अंतर विषयक नॉलेज लेना है। एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, दूसरे टॉपिक जो पढ़े हैं उसका यूज कैसे वहां करना है वो सोचना है। अब मैंने तो यहाँ करा के दिखा दिया आपको, मुझे क्या जरूरत था, मैं तो इतना मिश्रणी समझा दिया था, इससे आप समझ गए, समझ जाते बात को। आप बोलते भी कि हाँ सर आ गया, तब भी पूछता ना कि आ गया, सब भोंपू बजा देते। लेकिन अभी ये बात आपको वहां पे जोड़ लेनी थी। और समझ सकते हो यहाँ पे पृष्ठ तनाव के बारे में भी, कि पृष्ठ तनाव बताया था ना कि पृष्ठ तनाव जिसका कम रहता है वो फैल जाता है, और पृष्ठ तनाव जिसका ज्यादा रहता है वो क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। इसलिए लेक्चर नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री भी पढ़ने के लिए। तो ब्रश का बताया था कि जो हम पेस्ट लेते हैं उसका पृष्ठ तनाव कम है, फैल फैल के दरारों में जाता है। गरम खाना स्वादिष्ट लगता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम रहता है। पानी में सरफ डाल देते हो, पृष्ठ तनाव घट जाता है, कपड़े का सही से धुलाई कर देता है। तो ये सब भी जोड़ सकते हो कि पृष्ठ तनाव होता क्या होगा, मिश्रणी वाले का पृष्ठ तनाव कम होता होगा, तभी तो वो फैल के मिल जा रहे हैं। देख रहे हो ना, जोड़ना जरूरी है, फैल के मिल गए। एक ही कंसेप्ट में 4 कंसेप्ट,
कैसे भूल जाएंगे, कैसे एग्जाम में नहीं बना पाएंगे आंसर। और इसका क्या रहेगा, पृष्ठ तनाव ज़्यादा रहेगा, मिलेंगे ही नहीं। ज़्यादा पृष्ठ तनाव है ना तो फैलेंगे नहीं, वो अपने आप को सिकोड़ कर रखेंगे कि हमें फैलना नहीं है। और जिसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा है वो फैल जाता है। आप लोगों में भी बहुत से लोग हैं जिनका पृष्ठ तनाव कम है, फैल जाते हैं। कहाँ, टेबल मेबल पे पढ़ते समय देखते हो ना, ऐसे पढ़ रहे हैं, लेट के ऐसे पढ़े जा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, लेट के ऐसे देखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। पृष्ठ तनाव कम है, ठीक है। और ज़्यादा है तो एकदम ठीक से बैठा हुआ है। चलते हैं आगे टॉपिक पर। मैं इधर वाली बात मिटाऊंगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे आप इंटरलिंक करते रहो हर सब्जेक्ट में। जब कोई एक बात पढ़ो तो उसके साथ साथ पीछे के कंसेप्ट का यूज करना है। रिवीजन मतलब थोड़ी नहीं होता है कि जाके घर पे पढ़ लिया। रिवीजन का मतलब यही होता है कि जब आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक के साथ और जो दूसरे टॉपिक हमने पीछे पढ़ लिया है उसको दिमाग को चलाते रहो, इंटरलिंक करने का प्रयास करो कि क्या जो हमने पहले पढ़ा है वो कुछ लिंक हो पा रहा है, और होगा अगर सोचोगे तो। चलिए, ये बात अब आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि शर्त क्या है, दोनों द्रव परस्पर अमिश्रणीय होने चाहिए। अगर मिश्रणीय होगा तो समांगी बन जाएगा, कोलाइडी नहीं बन पाएगा। अब क्या शर्त है, अब जैसे तो हम देखें तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार के बनते हैं। जैसे तो आप देखेंगे एक द्रव है पानी और एक द्रव है तेल। इनके साथ वो समस्या है कि ये खुद के अणुओं से बहुत प्रेम करता है और ये खुद के अणुओं से खुद प्रेम करता है। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो दोस्ती इनकी गहरी हो ही नहीं पाती है, क्योंकि ये तो केवल अपने जैसे लोगों से या अपने जैसे अणुओं से प्रेम कर रहा है। तो तेल को पानी में मिलाओ, 2-3 चम्मच तेल मिलाओ पानी में और खूब हिलाओ उसको। जब तक हिलाओगे छोटी छोटी बूंदें तेल की, छोटे छोटे ऐसे ऐसे कण उसमें दिखाई देंगे। और थोड़ी देर सोच लो, थोड़ी देर छोड़ दोगे उसको तो ये आपस में प्रेम जता के चिपक जाते हैं, गले मिल जाते हैं, गले मिल मिल के इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद ऊपर ही आके ऐसे तैरने लगते हैं। अब वो घनत्व कम होता है इसलिए तैरने लगते हैं, घनत्व की बात अभी यहाँ करेंगे नहीं। तो ये अमिश्रणीय हैं, पानी और तेल। तो अक्सर जो इमल्सन बनाया जाता है, अक्सर जो पायस बनाया जाता है, वो पायस कैसे बनाया जाता है, पानी और तेल को आपस में, पानी और तेल को आपस में मिलाकर, आपस में और चीज़ें मिला लो लेकिन मुख्य रूप से ये दो चीज़ें उसमें मिले रहेंगी। पानी और तेल को आपस में मिलाकर ही अक्सर पायस बनाया जाता है। एग्जाम्पल अभी कल हमने एग्जाम्पल कई लिखा था, अभी एग्जाम्पल दूंगा। मिल्क भी वही है, मिल्क में वसा है, मिल्क में फैट है, फैक्ट बोलते बोलते दिमाग में फैक्ट आ गया, फैट, वसा। और वसा आपको पता है क्या है, वसा हमने आहार पोषण पोषक तत्व में पढ़ लिया है। चिकनाई ही तो है, ऑयल ही तो है एक तरीके का। अब समझो आगे इसके क्या होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इमल्सन दो प्रकार का होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इमल्सन के प्रकार जो हम देखेंगे तो दो प्रकार का इमल्सन होता है। एक होता है क्या, पानी में तेल, हिंदी में तो यही बोलेंगे, पानी में तेल मिलाकर बनने वाला पायस। और दूसरा होता है तेल में पानी मिलाकर बनने वाला, तेल में पानी। आप समझ सकते हैं कि तेल ज़्यादा है पानी कम है। ये देखो यहाँ पर अंदर भरा हुआ है क्या, पानी, अंदर भरा है पानी और बाहर से इसमें थोड़ा बहुत मिलाते हैं, परिक्षिप्त अवस्था के तरीके से मिलाते हैं क्या, तेल। तो इसको बोलेंगे पानी में तेल। अब होगा क्या, खूब हिलाएंगे तब तो तेल के छोटी छोटी बूंदें थोड़ी थोड़ी चारों तरफ रहेंगी। थोड़ी देर छोड़ देंगे, आके सतह पर ही क्या हो जाएंगे, ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे तेल। पानी में तेल। दूसरा तेल में पानी, अंदर तेल लिए हुए हैं, अंदर तेल लिए हैं, इसमें कुछ बूंदे पानी का डाल दें तो अब देखो उल्टा हो जाएगा। अब पानी की बूंदें हैं वो आके ऊपर, पहले तो हिला देंगे तो छोटी छोटी उतनी नहीं दिखेंगी, लेकिन जैसे ही सेक करके छोड़ेंगे थोड़ी देर बाद तो पानी ऊपर आके ऐसे परत बना के दिखने लगेगा। तो ये तो हमारे लिए बड़ी समस्या है। अगर मान लो फेस क्रीम बना रहे हैं, फेस का क्रीम बना रहे हैं लगाने वाला,
और उसमें अगर ऐसा हो गया, क्योंकि तेल तो मिलाना ही है चिकनाई के लिए, मॉइस्चराइजर के लिए कोई ना कोई तेल मिलाना है, चाहे वो एलमंड का तेल हो, चाहे वो आर्गन का तेल हो, चाहे जोजोबा का तेल हो, कोई ना कोई तेल तो होगा ही। अब वो तेल अगर उसमें होगा और वो तेल आके ऊपर ऐसे अगर जम गया तो ऊपर से निकाल के लगाएंगे तो बस तेल तेल निकल के लग जाएगा और बाकी नीचे बच जाएगा बाकी चीज़ें। तो ये तो हमारे लिए बड़ी समस्या है, ये चीज़ सही है नहीं। हर्षवर्धन भाई बोल रहे हैं कि सर चिकन बनाते हैं तब भी तेल ऊपर ही आ जाता है। हाँ आ जाएगा ना वो तो, क्योंकि उनको मिलाने के लिए अभी देखो लेके आएंगे ना, इसलिए तो कहानी डायग्राम में समझा रहा हूँ। तो दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है पानी में तेल, तेल में पानी, ठीक है, तेल है यहाँ पानी है, दो प्रकार के ही पायस बनते हैं। इसके बीच में और भले ही कुछ मिला लो, लेकिन पायस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आगे कोई बीएससी एमएससी में केमिस्ट्री पढ़ रहा हो और भी कुछ बन जाए अलग बात है, बट 9th क्लास तक हमको दिमाग में यही रखनी है कि इससे ज़्यादा सोचना नहीं है। अब थोड़ा समझो, अब यहाँ इन दोनों को जोड़कर क्या लिखेंगे कि यदि इन्हें तेजी से हिलाकर, यदि इन्हें, यही जो समझाया, यदि इन्हें तेजी से सेक करके या हिलाकर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे पहले वाले में तेल के कण, ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए, पहले वाले में आपको समझ में आ जाए, बाकी तो एग्जाम में आप लिख ही लोगे। अगर कभी पूछता है तो पहले वाले में तेल के कण या अणु, तथा दूसरे वाले में पानी के अणु एक दूसरे से जुड़कर, एक दूसरे से मतलब क्या, तेल आपस में जुड़कर, पानी आपस में जुड़कर, एक दूसरे से जुड़कर बड़ी परत बना लेते हैं। अतः ये अस्थायी होते हैं, ये बड़ी समस्या है। अतः ये अस्थायी होते हैं, हमें इनको स्थायी करना होता है, अस्थायी होते हैं। तब क्या, तो इसके नीचे तीर लगा के लिखेंगे, इनको स्थायी करने के लिए, इनको आपस में जुड़ने से बचाने के लिए, आपस में जुड़ने से बचाने के लिए, इन्हें आपस में जुड़ने से बचाने के लिए कोई विशेष पदार्थ मिलाया जाता है, कोई विशेष पदार्थ मिलाया जाता है जो पायसी कारक कहलाता है। पायसी कारक इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सीफायर। इमल्सी देख लेना स्पेलिंग, इमल्सीफायर, केवल फायर नहीं, जो पायसी कारक या इमल्सीफायर कहलाता है। नीचे दिखाई दे रहा है ना, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो, इमल्सीफायर कहलाता है। अभी समझो कहानी, यहाँ से तीर निकाल के आगे समझना। अब क्या होगा कि मान लो ये हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, तेल के अणु इसमें कैसे हैं, तेल के अणु इसमें क्या हैं, ये पॉलिटी में पढ़ते हो LGBT, BT को छोड़ दो, LG हैं। तेल और पानी के अणु क्या हैं, LG हैं। LG का फोन नहीं, LG आप समझ रहे होंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे। लेस्बियन हैं या फिर गे हैं, केवल अपने जैसे अणुओं से ही प्रेम जता रहे हैं और इसलिए अपने आप से ही जुड़ कर इकट्ठा हो गए हैं, बाकी से जुड़ ही नहीं रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए, इसमें से एक को लेके आना पड़ेगा, किसको, B को। और B मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल, जो दोनों से प्यार जता ले, दोनों से बैठ के मीठी मीठी बातें कर ले और दोनों को मिला दे, जिससे के बीच में वो जैसे ही बैठा रहेगा ना तो उसके पास L भी आ जाएगा, G भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे।
और बीच में वो बैठा ही है, तो दो बात अगर वो करेंगे तो एक बात वो भी तो बोल ही देगा ना। मतलब उनके बीच में मिलाप करा दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। कैसे मिलाया जाएगा? तो मैं पहले ही बताया कि जो भी ये पायसी कारक लेकर आएंगे ना, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि याद रहे लंबे समय तक। पायसी कारक या इमल्सीफायर जो होता है वो बी टाइप का होता है, दोनों तरीके का उसका अट्रैक्शन रहता है, तेल का भी और पानी का भी। तो पायसी कारक क्या करता है समझ लो। हमने क्या किया, दोनों में एक ही चीज होगा, बस डायरेक्ट एक बात समझ लो, बस पायसी कारक क्लियर हो जाएगा। तेल और पानी दोनों है ना, किसी में पानी ज़्यादा है, किसी में तेल ज़्यादा है। अब होगा क्या, जैसे मान लो पानी ज़्यादा है, इमेजिन कर लो पानी ज़्यादा है और तेल कम है, तो तेल के अणु खूब हिला दिया गया इसको, तो ये तेल के अणु अभी दूर दूर ऐसे फैले हुए हैं। अब ये दोनों सब क्या करेंगे, धीरे धीरे आपस में, एलजी है ना, तो आपस में जुड़ जुड़ कर एक जगह इकट्ठा होंगे। तो भाई साहब को उसमें मिला दिया जाता है इनको। ये क्या करते हैं, इसके पास पहुंच जाते हैं। अब बाइसेक्सुअल मतलब समझ लो कि ये ऐसे होते हैं, इनका मुंह और पूंछ इस टाइप का कुछ रहेगा, इस टाइप का है। तो एक तरफ दूसरे तरफ, इधर चोंच इनका लड़ता है, इधर लड़ता है, दोनों तरफ माहौल बना के रखते हैं ये। तो यहाँ पे ऐसा ही माहौल कर लेंगे वो, ये पानी के अणु इसमें होंगे, तो ये क्या करेंगे, इनका एक सिरा पकड़ लेगा तेल को और एक सिरा पकड़ लेगा पानी को। अभी बताया ना कि बीच में आ जाएंगे और दोनों को बैठा लेंगे। ऐसे ही ये चारों तरफ कर लेंगे, ऐसे ही चारों तरफ करके अब क्या कर देंगे, इस तेल को यहाँ से हटने नहीं देंगे, तेल को यही मजा आएगा। अरे नहीं, एक दोस्त तो है मेरा, इस तेल को यही मजा आएगा। भाई साहब पकड़ लिए हैं, बातों में उलझा लिए हैं, यहाँ बातों में उलझा लिए हैं, यहाँ बातों में उलझा लिए हैं, तो सब मिक्स हो गए हैं। कभी भी ये आके ऊपर परत नहीं बनाएंगे, ऊपर आके ये परत नहीं बनाएंगे। तो अब हुआ क्या, हमारी समस्या तो यही थी ना कि अस्थायी थे। फेस क्रीम बना रहे हैं, तेल ऊपर आ जाएगा तो क्या करेंगे, तकलीफ हो जाएगी ना। तो हमने क्या कर लिया, उसमें कोई इमल्सीफायर मिला दिया, पायसी कारक मिला दिया, जो उन दोनों के बीच में जो दुश्मनी है, उन दुश्मनी को क्या कर दिया है, एक कर दिया है। दोनों की दुश्मनी को कम से कम, मतलब इतना तो कर दिया है कि दोनों एक दूसरे को मारने पीटने वाला काम नहीं कर रहे हैं, एकदम अलग अलग मुंह फुला के नहीं बैठ रहे हैं, जिससे लोगों को लगे कि यार इनके बीच में तनाव है, इनके बीच में बड़ा तनाव है, इसलिए एक ऊपर एक नीचे, एक यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तनाव को कम कर देता है, और तनाव को भले ही वो ज़बरदस्ती कम किया हुआ है, पकड़ के कम किया हुआ है। तो ऐसे पदार्थ जो पायस के और स्थायी प्रकृति को स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं या कर देते हैं, स्थायी बना देते हैं, उसको बोलते हैं पायसी कारक। और पायसी कारक के दो सिरे होते हैं, एक सिरा प्रेम करता है किससे, पानी से, जिसको बोलेंगे क्या, हाइड्रोफिलिक द्रव स्नेही, और एक होता है तेल स्नेही, या ऐसा बोल सकते हैं कि द्रवफोबिक, पानी से उसको डर लगेगा तो वो तेल के पास ही जाएगा ना, पानी से डर लगेगा तो। और इस चक्कर में वो क्या होगा, दोनों को आपस में फंसा लेगा, और ये छोटी छोटी जो बूंदें बनी थी उनको वहीं रोक देगा, ऊपर आके वो परत नहीं बनाएंगी, चाहे वो पानी वाला हो चाहे वो तेल वाला हो, दूध ऐसा ही है। अब बोलेंगे सर कोई पायसी कारक है क्या, तो है ना भैया पायसी कारक। उदाहरण के लिए देखेंगे हम, उदाहरण के लिए दूध जो आप देखते हैं ना, दूध एक पायस है, दूध एक पायस है, और इसमें वसा मिला हुआ है, बहुत कुछ मिला हुआ है, लेकिन प्रोटीन इसमें पायसी कारक का काम करता है, प्रोटीन। और उस प्रोटीन का नाम क्या है, LACTAL, लैक्टल एल्ब्यूमिन, लैक्टल ब्यूमिन। ये लैक्टल ब्यूमिन प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन क्या करता है, पायसी कारक का काम करता है, ऐसा रहता है। और वसा के जो कण हैं और जो जल के कण हैं, उन दोनों को आपस में क्या कर लिया है, मिला लिया है। और ध्यान रखिएगा कि जो दूध होता है ना, वो पानी में तेल वाला होता है, पायस पानी में तेल वाला। एक चीज और कंसेप्ट समझ लो, पानी में तेल, तेल में पानी, ज्यादा कौन है, तेल ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा कौन है, पानी ज्यादा है। तो जो ज्यादा है उसमें उसी टाइप का चीज मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूध में पानी को मिला दोगे तो आराम से मिल जाता है, दिक्कत नहीं होती है। दूध में तेल मिलाओगे ऊपर ही दिख जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जितना इनका जोर था उतना जोर लगाकर जितना तेल उसमें था, फैट था, उसको बांध लिए हैं, उससे ज़्यादा नहीं बांध पाएंगे ये।
और अगर तेल और पानी का मिश्रण है, उसमें तेल और एक्स्ट्रा मिला दो, अलग से मिलावट कर दो तेल का, तो तेल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें पानी का मिलावट करोगे तो साफ साफ दिखने लगेगा। तो ये बात तो पहले ही तुम लोगों को पता है कि विलयन की अवस्था को कौन निर्धारित करता है? विलायक। और यहाँ पे जो ज़्यादा है वो विलायक ही तो है, परिक्षेपण माध्यम ही तो है। तो जो ज़्यादा है उसको मिला लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रीम होता है ना, फेस क्रीम जो लगाते हो आप, उस फेस क्रीम में पानी मिलाना देखना मिलेगा ही नहीं पानी, क्योंकि उसमें ऑयल की मात्रा या फिर फैट वाली मात्रा कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है। खैर, तो आप ये बात मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। हमको बहुत ज़्यादा इस पर बातें नहीं करना है, समझाने के चक्कर में। यहाँ पर दूध में क्या होता है, दूध कैसा होता है, इस टाइप का होता है, पानी उसमें ज़्यादा होता है। और जो क्रीम फेस पे लगाते हैं वो इस टाइप का होता है। जो ज़्यादा रहेगा उसको मिलाओगे तो मिल जाएगा, लेकिन जो कम रहेगा उसको मिलाओगे तो वो साफ साफ दिखने लगेगा, क्योंकि उसको जोड़कर कोई रखा हुआ है, इस टाइप का व्यक्ति, इस टाइप का पदार्थ। और उसको हम बोलते हैं पायसीकारक, इमल्सीफायर। इमल्सीफायर प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी हो सकता है। इमल्सीफायर के और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा समझ लो। यहाँ पे जो ये जोड़ के रख दिया है ना, इमल्सीफायर ऐसे जोड़ दिया है, तो एक अलग से एरिया बन गया है, एक जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। इतना ये अलग से यूटी बना दिया है, अलग अलग क्षेत्र बना दिया है। हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्षेत्र बना दिया है। इस क्षेत्र को बोलते हैं मिशेल ओबामा की बात नहीं कर रहा हूं, मिशेल लिख लो कहीं, कि पायसीकारक पदार्थ परिक्षिप्त माध्यम जो कम है उसको पकड़ेगा ना, परिक्षिप्त अवस्था के साथ मिलकर जो अलगाव पैदा कर देता है, जो अणु बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिशेल। ध्यान रखिए, जो साबुन और सरफ हैं, साबुन और अपमार्जक, यहां दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा। साबुन और अपमार्जक जो हैं ये भी क्या हैं? साबुन और अपमार्जक ये भी क्या हैं? एक प्रकार के इमल्सीफायर हैं। होली खेले हो, तेल किसी ने फेंक दिया, अब उस तेल को निकालना है पानी से, तो पानी से मिलेगा ही नहीं ना, तो साबुन डाल देते हैं, साबुन जाके मिला देता है, और मिलाने के बाद फिर वहाँ से वो मिल गया है तो मिशेल बन गया है ऐसे। और फिर ज़्यादा पानी से उसको दहकार देते हैं, निचोड़ देते हैं, तो वही मिशेल क्या हो जाता है, बेचारा बाहर निकल जाता है, तो हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। बर्तन जाके हम जो साफ करते हैं घरों में, खासकर हर्षवर्धन भाई जो बोल रहे थे, उस टाइप का बर्तन, ऑयल वाला, ऑयली खाना वाला, तो उसमें भी डिटर्जेंट का प्रयोग करना पड़ता है। उस डिटर्जेंट से क्या करेगा, वही काम सेम होगा, मिशेल बन जाएंगे, ये मिशेल बना देगा। और वो मिशेल जब पानी से धोना शुरू करते हैं, दहकारते हैं, तो वो मिशेल के कण बाहर निकल जाते हैं, मतलब तेल भी बेचारा बाहर निकल जाता है उसके साथ। तो साबुन, अपमार्जक, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पायस का काम करती हैं, इमल्सन का काम करती हैं। और भी चीज़ें हैं। अंडे में एक लिसेथीन होता है, अमीनो अम्ल, लिसेथीन। अंडे में लिसेथीन नाम का अमीनो अम्ल होता है, ये अंडे के एल्ब्यूमिन को बांध के रखता है। अंडे में भी तो वसा है, फैट है, उसको बांध के रखता है। साबुन, अपमार्जक में बता दिया, प्रोटीन हो ही सकता है। गम, कई जगहों पर गम की जरूरत पड़ती है, गोंद की जरूरत पड़ती है। कैसे? तो आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे गैस के बारे में, सेल गैस। अमेरिका में तो इसकी क्रांति ही हो गई, सेल गैस, सेल क्रांति। इस सेल गैस को अंदर चट्टानों में फंसी हुई है ये गैस। इस गैस को निकालने के लिए फ्रैकिंग विधि बनाई जाती है, दरार डालकर। उस दरार में हमारे यहाँ एक सब्जी होती है जिसका पहले कोई पूछता नहीं था, उसका दाम बहुत बढ़ गया था सेल गैस निकालने के चक्कर में। क्या नाम है? और उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया था, एमपीपीएससी नहीं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया था। खाते हो आप लोग, खरीद के लेके आते हो, कितने, उसका नाम क्या है बताएगा कोई? हरी हरी पतली पतली सी रहती है। अरे लाइट चली गई यार। तो भैया लाइट आ गई है, और हम बात कर रहे थे कि सेल गैस क्रांति, इमल्सीफायर में सेल गैस क्रांति हुई। कहाँ? यूएसए में, अमेरिका में। अमेरिका रातों रात जो पेट्रोलियम के लिए सऊदी अरेबिया पर
और बाकी देशों पर निर्भर रहता था, इराक, ईरान, बाकी चीज़ों पर, वो आत्मनिर्भर बन गया। मोदी जी आत्मनिर्भर बना रहे हैं, वो आत्मनिर्भर इससे बन गया। आज पेट्रोल, मतलब आज वो क्या कर रहा है, ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा में निर्यात कर रहा है, पहले आयात करता था। तो शैल गैस क्रांति में आप सुने होंगे खाना गंवार फली, कोई कुछ बोल रहा है, सुन रहा हूँ, गंवार फली, गंवार बीन। इस गंवार बीन से गोंद निकलता है और ये गोंद इमल्सीफायर का काम करता है। उसमें नीचे जो चट्टानें हैं ज़मीन के अंदर, उन चट्टानों में पानी के साथ इस गोंद को भेजा जाता है। ये गोंद जाके ये भाई साहब जैसा काम करता है, बी टाइप जैसा, और गैस को और उन जो पानी है उसको एक में मिला देता है, पकड़ लेता है, दोस्ती करा के बाहर निकाल देता है। गंवार फली की पार्टी कौन देगा, आप लोग बताए नहीं। सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो वीडियो क्वालिटी भाई आपकी अच्छी इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि इंटरनेट आपका अब थोड़ा कम ज़्यादा कर रहा होगा, समय दिन में नेट चलता नहीं है, यहाँ सब बेहतर है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो गोंद होता है, गम होते हैं, यहाँ गम की बात किया, एक एग्जाम्पल दे दिया कि दिमाग में रहेगा। ये गम क्या, इमल्सीफायर का काम करेगा। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि जो इमल्सन पायस होता है ये क्या है। ये बताओ, इस बात को मुझे लिखवाना है या समझ गए हो तुम लोग? मेंस में कभी आएगा तो लिख पाओगे अपने मन से, और प्रीलिम्स में आएगा तो कोई उलझाएगा नहीं। कल की क्लास में हमने एग्जाम्पल कई देख ही लिए थे, आज समझ लिए। तो मुझे लगता है कि ये पायसी कारक समझ में आ गया है। बोलो, अगर नहीं लिखवाना है तो भूपू बजाओ फटाफट। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ जिससे कि कभी आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो कुछ लोग लिखते नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके, बड़ा अजीब सी हरकत लगती है। स्क्रीनशॉट लिए और फिर उसको घर पे बैठ के लिखते हैं। अरे भैया साथ साथ लिख लिए होते ना। तो नहीं लिखवाना है, आप लोग बोल रहे हैं। नीचे नोट डाल के एक दो बातें लिख लो, नीचे नोट डालो और एक दो बातें लिख लो। इतना समझ लिए हो तो दो चार बातें लिख भी लो, दो चार बातें लिख भी लो। क्या बात लिखोगे इसमें, लिख लो। लिखो पायस के अनुप्रयोग, नोट में डाल के लिखो पायस के अनुप्रयोग। फटाफट दो चार बिंदु लिखो। पायस के, इमल्सन के अनुप्रयोग। थोड़ा तेज समझ गए हैं आप तो फटाफट लिखिए। पहला, कपड़ों और शरीर पर, शरीर से मैल, शरीर पर भी मैल जो जमता है ना, उसको भी हटाने का काम करेगा साबुन। तो साबुन इमल्सीफायर का काम करता है। लिखो, कपड़ों और शरीर के, शरीर से मैल धोने की साबुन और, मैल धोने की साबुन और संश्लेषित अपमार्जक की प्रक्रिया। संश्लेषित अपमार्जक, अपमार्जक हम बनाते हैं ना, संश्लेषित कृत्रिम रूप से बनाते हैं। तो संश्लेषित अपमार्जक की प्रक्रिया, नीचे कॉमा लगाएंगे, प्रक्रिया तेल और पानी के पायस बनने पर ही आधारित है। तेल और पानी के पायस बनने पर ही आधारित है। तेल और पानी के पायस बनने पर ही आधारित है। अगला लिख लो, दूध, दूध भी एक प्रकार का पायस है। और ध्यान रखिएगा वो कैसा है, पानी में तेल वाला है। पहले बोल चुका हूं, पानी में तेल समझा चुका हूं, लिखवा नहीं रहा हूं। पानी में तेल जिसमें ज़्यादा विलायक, विलायक जो है वैसा ही चीज़ मिलाओगे तो वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं लिखवा रहा हूं। दूध भी एक पायस है। अगला, किसका पायस है? पानी और वसा का। बाकी और चीज़ तो मिला ही रहता है, उसमें बहुत चीज़ें मिली रहती हैं। आगे लिखो, मक्खन और क्रीम भी पायस है। फटाफट लिखते रहो, मक्खन और क्रीम भी पायस है। क्रीम वो खाने वाला क्रीम बोल रहा हूं। लिखो, कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल बताया था ना कि मछली का तेल होता है, तो केवल पूरा पूरा तेल ही नहीं रहता है, और चीज़ उसमें मिला रहता है। लिखो, कॉड लीवर ऑयल मिलता है दुकानों पर, आप चाहे तो खरीद के खा सकते हैं। मछली का तेल होता है कैप्सूल में। कॉड लीवर ऑयल
तेल लिख लेना। कॉड लीवर तेल जैसी औषधियां जल्दी और बेहतर अवशोषण के लिए, जल्दी से हमारे शरीर में अवशोषण हो जाए, जल्दी और बेहतर अवशोषण के लिए पायस के रूप में ही बनाई जाती हैं, पायस के रूप में ही बनाई जाती हैं। मरहम भी पायस होता है। मरहम भैया जो इधर लगता है उसका मरहम नहीं, चोट मोट लग गया उस पर लगाते हो मरहम, उसकी बात कर रहा हूँ। हम लोग मलहम बोल देते हैं बट वो मरहम है। मरहम भी पायस होता है, इसीलिए कि आसानी से जाके वहाँ पे ये भाई साहब रहेंगे तो आसानी से क्या कर देंगे, हमारे शरीर के द्रव को और उसके द्रव को, जो भी उसमें औषधि है उसको मिला देंगे आपस में। मरहम भी द्रव के रूप में होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है स्टार बना के लिखना। ये बायो में तुम लोग पढ़े भी होगे, नहीं पढ़े हो तो सुन लो। लिखो आंतों में, इंस्टेंटाइन में वसा का पाचन होता है ना, तो लिखो आंतों में वसा का पाचन भी पायसीकरण द्वारा ही होता है। आंतों में वसा का पाचन भी, अब एंजाइम तो लगते ही हैं लेकिन पायसीकरण द्वारा ही होता है। तो इसलिए इसको 26वीं क्लास की बात कभी नहीं माननी है, एकदम बेसिक लेवल की बात है। एग्जाम में पूछ लेगा आंतों में वसा का पाचन कहलाता है और ऑप्शन में दे दिया पायसीकरण, पता चला सरप्राइज हो गए, ये कहाँ से पूछ लिया यार, डीप लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया इस बार, डीप था ही नहीं, 6ठी से 9वीं तक की बात। सफिशिएंट पायस हमने ख़त्म कर लिया है। अगर आप लोगों को मुझसे कोई गिला शिकवा न हो इतनी बातों से तो भोपू बजाइए, आगे क्लास बढ़ाएं, नहीं है। चलिए तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने जितना इंटरलिंक करना चाहा इसको सोचा संभव सीमा तक कर पाया। अब ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे अलग अलग चीज़ों से इसका इंटरलिंकिंग करते ही जाएं। इंटरलिंकिंग तो इतिहास में चले जाएं, इतिहास से हो जाएगा, यहाँ से वहाँ से बहुत चीज़ों से हो जाएगा, बट सब तो बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो ना, मैं सिखा दिया आप कि कैसे जोड़ना है। यही चीज़ कहीं और पढ़ना तो वहाँ भी सोचना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जरा सा बात लिखेंगे, बहुत समय उसमें नहीं लगाएंगे हम। जेल अगला हेडिंग रहेगी क्या, जेल, ठोस जेल। जो कल हमने बना लिया था उसी बात को एक छोटा सा डायग्राम बना लो, ज़्यादा इस पर समय नहीं लगाएंगे। जेल क्या है, सबसे पहले तो एक कोलाइडी विलयन है, कल की क्लास में जाके देखिए, 9th क्लास की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 2 विज्ञान का देखिए। कोलाइडी विलयन है या कोलाइडी मिश्रण है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, तो इसमें परिक्षिप्त अवस्था क्या रहती है, कल की क्लास पढ़े हैं तो ऐसे ही याद होगा, मैं बस थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। परिक्षिप्त अवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम, विलेय विलायक, पीछे के लेक्चर में जाके देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। परिक्षेपण माध्यम क्या क्या होता है ये बात दिमाग में रहना चाहिए। परिक्षिप्त अवस्था जो होता है, ठोस जेल की बात कर रहा हूँ मैं, जो ठोस जेल पढ़े थे, क्योंकि परिक्षिप्त अवस्था इसमें रहेगा द्रव और परिक्षेपण माध्यम क्या रहेगा इसमें, ठोस। तो दोनों मिलते हैं, कोलाइडी विलयन बनता है जिसको हम बोलते हैं जेल। उदाहरण कल देख चुके हैं लेकिन देख लो, पनीर में पानी भी होता है, देख लेना। पनीर ज़्यादा ठोस, भाई यही तो निर्धारित करेगा, ठोस है तो ठोस ही रहेगा, पढ़े हैं हम कि ये जो रहेगा वही विलयन बनेगा, लेकिन वो थोड़ा नम भी रहता है। तो पनीर, उसके साथ साथ क्या है, जैली, जो भी जैली आप खाते होंगे, जोली नहीं, और बूट पालिश, जूता पालिश लिख लो, बूट पालिश ही बोलते हैं लोग, इत्यादि, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, बस खत्म हो रहा है। इस पर हम ज़्यादा विलयन, देखो बड़ी क्लासों में जब पढ़ोगे ना तो कोलाइडी विलयन और भी हो जाएगा, द्रव विरागी प्रकार का, द्रव संगठित प्रकार का, ऐसे बहुत से हो जाएंगे, वो हमारे काम का नहीं है। हमारा लेवल जीएस का है। तो कुछ लोग नीट वगैरह वाले अगर तैयारी कर रहे हैं, वो भी देख रहे हो कि भाई हम पहले समझे नहीं हैं, समझ लेते हैं, तो बस आप समझने के लेवल पहले, इसमें मैं इससे आपका जो मेडिकल वाले एग्ज़ाम है या इंजीनियरिंग वाले एग्ज़ाम है वो नहीं निकलेंगे।
क्योंकि उसमें तो और चीज़ें जाननी पड़ेंगी। एक होता है लचीला, देखे होंगे आप लोग इसलिए बता रहा हूँ, लचीला, लचीले प्रकार का। और दूसरा होता है अलचीला, लचीला और लचीला। कुछ देखना तुम लोग, कुछ ऐसे जेली बन जाते हैं कि उसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं हम। एक दो एग्जाम्पल बताओ। कुछ ऐसे जेली मिलते हैं, खाने वाली चीज़ें भी कुछ ऐसी हम खरीद के लेकर आते हैं। कोई कुछ बोलेगा क्या? ऐसा कुछ चीज़ है, देखे हो, एकदम जेली जैसा रहता है, उसको ऐसे हाथ पे रख लेते हैं, चिपक जाए, फिर इस पे रख लिए, जेली टाइप क्या बनता है, लचीला रहेगा। उसको मोड़ मोड़ लेते हैं, मोड़ और लेंगे तो लचीले प्रकार का होता है। और एक अलचीले प्रकार का होता है। लचीले प्रकार वाला जो होता है उत्क्रमणीय होता है। आगे हम समझेंगे उत्क्रमणीय मतलब क्या होता है। उत्क्रमणीय मतलब समझ लो कि ऐसी दोस्ती जो फिर से हो सकती है, पहले टूट गई फिर जुड़ गई, टूट गई फिर जुड़ गई, उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय। एक तरफ से दूसरे तरफ, दूसरे तरफ से फिर पहले तरफ, रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ेंगे उत्क्रमणीय। दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बना दिया, फिर उन दोनों को तोड़कर फिर जो पहले पहले थे वही वही बना दिया, उत्क्रमणीय। तो ये उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं, बस इतना दिमाग में रखना है। प्रीलिम्स के व्यू से बोल रहा हूँ कि जो जेल होते हैं, 9th क्लास में बोला है ठोस जेल, बोल देगा उत्क्रमणीय, लचीले उत्क्रमणीय होते हैं, तो सही है। उत्क्रमणीय कैसे? तो जब इसमें से पानी खो देगा, ये पानी को, नमी जो उसमें है, पानी को खोने के पश्चात लचीले वाले उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। और क्यों होते हैं, यहाँ दिख रहा है, पानी को खोने के पश्चात जम जाते हैं, जम जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठोस हो जाते हैं। और दूसरा क्या, पानी मिला देने पर, पानी खो गए था ना, पानी मिला दो, पानी डाल देने पर या पानी ऐड कर देने पर, डालने पर पुनः पहली अवस्था में आ जाते हैं। पुनः पहली अवस्था में जो पहले जैसे थे रियल में वैसा आ जाते हैं, में आ जाते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि लचीले हैं। बस यहाँ पर ये क्या, लचीले, तो ये बात है, यहीं से आप समझ जाइएगा कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। एक बार हो गया तो हो गया, एक बार दोस्ती टूट गई, टूट गई, फिर मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। एक बार दोस्ती ऐसी टूटी, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ना पड़ा। ऐसा लगता है कि पूरे बॉलीवुड वाले पूरा फिजिक्स पढ़े हैं यार, पूरा केमिस्ट्री पढ़े हैं। सुने हो ना, अलार्म बज गया अगले क्लास का, तो मैं इसको मिटा लेता, इसको बंद कर दूं, थोड़ी देर इंतज़ार तो वो भी कर सकते हैं लोग। समझ रहे हैं बात को? तो अनुत्क्रमणीय है, टूट गया तो टूट गया, फिर जुड़ेगा नहीं। एक बार दो चीज़ों को मिला के कुछ बना दिया, बन गए तो फिर टूटेंगे नहीं, और टूट गए तो फिर बनेंगे नहीं, एक ही तरफ चलेंगे, अनुत्क्रमणीय। अब पढ़ते हैं कि जो ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलती है अनुत्क्रमणीय, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है उत्क्रमणीय। अभी अभिक्रिया पढ़े ही नहीं है तो ऐसा क्यों बताऊं, सिंपल। जेल खत्म, जेल खत्म मतलब ऐसा नहीं कि कोई जेल से ही अगर एग्जाम देख रहा है, ये वीडियो देख रहा हो तो सोचे कि जेल खत्म हो गया, अब चद्दर मद्दर उठाओ और चटाई मटाई, अब चलो चलना है, टीचर बोल दिया है जेल खत्म। बस ठोस जेल में इतना ही समझो, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है नहीं। एग्जाम्पल आप बहुत कुछ जानते होंगे और कुछ मैंने लिखवा दिया। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, क्योंकि हम लोग इनको अलग करने के लिए अगला वीडियो बनाएंगे। आज वैसे भी लाइट बीच में चली गई तो वो और परेशान कर दी, नहीं तो शायद हो गया होता। अब एकदम लास्ट में समराइज कर लेते हैं एक सारांश के तौर पर। अब सारांश मेरा सही लिखा है कि नहीं देख लेना। एक सारांश के तौर पर हम क्या करेंगे, तीन चीज़ों का अंतर देखेंगे। किसमें? तो विलयन, देखो फिर लाइट गई। चलो भाई, तो लाइट ने आज काफ़ी परेशान कर दिया, दो बार लाइट चली गई। सारांश के तौर पर 10 मिनट की बात है। सारांश के तौर पर हम लोग विलयन, इसको ट्रू विलयन भी बोलेंगे। विलयन का गुणधर्म पीछे नहीं लिखे थे, एनसीईआरटी में है, वहाँ लिखे हैं। कोलाइडी का और निलंबन का लिखे हैं। ट्रू सॉल्यूशन 5 बिंदुओं पर बस खत्म कर लेंगे इसको। विलयन कॉमा निलंबन, निलंबन तथा कोलाइडी विलयन में अंतर। कोलाइडी विलयन में
लिखते रहिए आप, कोलाइडी विलयन में अंतर। ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखेंगे, बाद का समय क्यों खराब करें। कोलाइडी विलयन में अंतर। बस ये एक टॉपिक पढ़ते हैं, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। 3 तीर निकाल लो यहाँ से, बस मारना मत किसी को। 3 तीर निकाल लो, थोड़ा नीचे नीचे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा निकालते हैं। 5 बिंदु लिखना है। पहले का नाम लिख लो वास्तविक विलयन, वही विलयन की मैं बात कर रहा हूं, वास्तविक विलयन। दूसरे का नाम लिखो निलंबन, या पहले कोलाइडी विलयन लिख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोलाइडी विलयन एक क्रम में चलेगा। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, और तीसरे का नाम लिख लो निलंबन। ये भी तो विलयन ही है, मतलब मिश्रण ही है, निलंबन। सस्पेंशन, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। क्या करेंगे अंतर लिखने के लिए, तो यहाँ एक एक टॉपिक यहाँ से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आकार, यहाँ लिख लो पैमाना। अंतर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो अंतर में यहाँ लिख लो पैमाना। किस पैमाने पे अंतर देख रहे हैं इसका हम, पैमाना। पैमाने का पहला बिंदु रहेगा, फर्स्ट बिंदु आकार। आपको पता है, रिवाइज हो रहा है बस, आकार। पैमाने का पहला बिंदु क्या है, आकार। आपको पता है कि इसके विलेय कणों का आकार, आकार किसका, तो यहाँ लिखना विलेय कणों का आकार। पैमाना में पूरा सही से लिखो, विलेय कणों का आकार, विलेय कणों का आकार पूरा लिख लेना तुम लोग। इसमें कहा कितना रहता है, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम, 1 नैनोमीटर से भी कम। इसमें कितना रहता है, याद करो, रिवीजन हो रहा है, सब पहले बता चुका हूं। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक किसका आकार, विलेय कणों का। यहां विलेय कण परिक्षिप्त अवस्था कहलाती है। और निलंबन में क्या होता है, 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा, 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा। ठीक है। अब इसी बात को तुम लोग कोई और नोट्स देखोगे ना, तुम लोगों के पास किताबें तो पूरी भरी रहती हैं पर्याप्त मात्रा में, तो कई कोचिंगों का नोट्स, कई जगह का नोट्स देखोगे तो वो लोग नैनोमीटर में बात ना करके सेंटीमीटर में बात करते हैं, सेंटीमीटर में बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि कहीं आपको दिक्कत ना हो। वैसे तो आपको बदलना सिखा चुका हूं मैं। इसी को लोग बोलते हैं 10⁻⁷ सेंटीमीटर के आकार के रहेंगे। बात सेम है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो। अब इसका कन्वर्जन फिर नहीं सिखा रहा हूं। 10⁻⁷ नैनोमीटर। दूसरे का लिख लो 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का आकार ले रहे हैं तो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा, सेंटीमीटर से ज़्यादा। मैं ऊपर तीर लगा दिया, आप समझ जाएंगे, बात एक ही है। अब चाहे घुमा फिरा के बोलना हो तो आप बोल लीजिए। आकार, कणों का आकार, खासकर विलेय कणों का आकार, पहला पैमाना। दूसरा पैमाना क्या है, दूसरा पैमाना हम देखेंगे प्रकाश का मार्ग या प्रकाश के मार्ग की दृश्यता, प्रकाश के मार्ग की दृश्यता। कुछ लोग केवल दृश्यता ही बोलते हैं। तो प्रकाश के मार्ग की दृश्यता वास्तविक विलयन में नहीं दिखेगा, बताया था ना। नींबू पानी, नमक पानी के घोल में टिंडल प्रभाव पिछले लेक्चर में जाकर देख लेना, नहीं दिखेगा। कोलाइडी विलयन में दिखेगा। और दिखेगा कैसा, हमेशा ही दिखेगा इसमें, कोलाइडी विलयन है तो। और निलंबन जो है इसमें भी दिखेगा, लेकिन याद करो प्रकाश का मार्ग दिखेगा। इसको हम प्रकाश के मार्ग को टिंडल कोण बोल रहे थे। दिखेगा जब तक अवक्षेपण न हो जाए। अवक्षेपण हो जाएगा उसके बाद नहीं, प्रेसिपिटेशन, पीछे के लेक्चर जाके देख लेना। जब तक अवक्षेपण न हुआ हो, जैसे ही अवक्षेपण हो जाएगा उसके बाद दिखना, प्रकाश का मार्ग बंद हो जाएगा। तीसरा पैमाना लिख लो इसी को। अच्छा, उसके बाद
तीसरा पैमाना यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, स्थायित्व का। तीसरा पैमाना ले लेंगे कि स्थायी कौन से हैं, तो स्थायित्व का, ये स्थायी होता है। हमको पता है कि एक बार बना के नमक पानी का घोल रख दो कभी जमेगा नहीं, मतलब तापमान न बदलो तो इसके कण नीचे आके अवक्षेपित नहीं होंगे। पीछे के लेक्चर में अवक्षेपण बताया था। ये भी क्या है, स्थायी होता है। ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। जब तक हिला के रखेंगे, रेत और पानी के घोल को खूब घुमा दो तो सब लगभग थोड़े से मिले हैं, छोड़ दो नीचे आके जम जाते हैं। मिट्टी और पानी भी होता है ऐसा, अस्थायी प्रकृति इनकी होती है। और क्या इसमें हम देख सकते हैं, तो और चौथी बात अगर हम देख लेंगे कि मिश्रण का प्रकार, किस प्रकार का मिश्रण होगा। मिश्रण का प्रकार सब आपको पता है। मिश्रण का प्रकार, ये समांगी होता है, ये विसमांगी होता है, ये भी विसमांगी होता है। सब पहले की बातें हैं, एक बार बस समराइज कर ले रहे हैं। पांचवी बात हम यहाँ ये देख लेंगे कि छानन से क्या होगा, फिल्टर प्रभाव का या छनित्र का प्रभाव। छनित्र का प्रभाव इस पर क्या होगा, या हम बोल सकते हैं कि फिल्टर पेपर का, क्या इसको छान पाएंगे। फिल्टर पेपर का प्रभाव, केमिस्ट्री में फिल्टर पेपर बोल देते हैं, छानने के लिए कल बताया था। तो ये नहीं छनेगा, नमक पानी को छानो नहीं छनेगा, कुछ बचेगा नहीं। नहीं छनेगा का मतलब यहाँ क्या समझना है कि छननी में कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे हैं ना, इसको अपनी भाषा में जो आपको बोलना हो बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी नहीं बचेगा, छनित्र में कुछ भी नहीं बचेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, तो विलेय के कण मैक्सिमम बच जाएंगे। विलेय के कण छनित्र में, नीचे हाँ दिख रहा है, छनित्र में रुक जाएंगे, छनित्र में रुक जाएंगे। अब इतनी बात काफ़ी है, बाकी सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसमें और कोई ऐसी बात मुझे दिख नहीं रही है जो आपको आइडिया हो ना। अगर इनको छानना भी होगा तो साथ, अब देखो यहाँ छानने की बात है, ये भी नहीं छनेगा, ये भी नहीं छनेगा। ये तो बड़ा समस्या है कि इन दोनों में छननी जो लेंगे हम, उस छन्नी में कुछ नहीं बचेगा। इसमें भी द्रव वाला अगर रहेगा, छनित्र वाला चीज़ें हैं तो फिर इनमें कुछ अंतर तो होगा। कुछ तो एक अंतर हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या अंतर है। तो एक अंतर इसमें है, वो आपको अपने नोट में लिख लेना है कि क्या अंतर है इन दोनों के बीच में। केवल छनित्र वाले पार्ट का अंतर है कि फिल्टर पेपर से दोनों नहीं छनेंगे, मतलब दोनों ही पूरा नीचे गिर जाएंगे, ऊपर उनके अवशेष नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम अर्धपारगम्य झिल्ली लेते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली लेते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली लेते हैं, तो इनके अंतर को हम समझ पाएंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली में देखेंगे तो इसमें कुछ अवशेष बच जाएगा, उस झिल्ली में कुछ अवशेष बच जाएगा और इसमें अवशेष नहीं बचेगा, इसमें अवशेष नहीं बचेगा। ठीक है, एक और चीज दिमाग में रखिएगा कि इसके विलेय और विलायक जब मिल जाएंगे, लिख लेना, विलेय व विलायक जब मिल जाएंगे तो उनको नग्न आंखों से तो नहीं देख पाएंगे। नमक पानी को घोल के बताओ उसमें कि कहाँ नमक है, नग्न आंख से नहीं देख पाएंगे। आप पूरा लिखिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो नग्न आंख से नहीं देख पाएंगे और सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे तब भी बड़ा मुश्किल से देख पाएंगे, तब भी लगभग मान लो कि नहीं देख पाएंगे। इसमें क्या होगा, विलेय विलायक को नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन प्रबल शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, आप नोट देखोगे, नोटों में बस इतना ही बताया हुआ है, पूरा जितना मैं पीछे पढ़ाया हूँ कुछ नहीं, इतने में ही कोलाइडी, निलंबन और विलयन खत्म है। समझ में आया, नहीं तो रटना ही पड़ेगा ना। प्रबल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं और इसमें तो नग्न आंखों से ही देख सकते हैं। रेत और पानी को मिला दो, नग्न आंख से ही देख सकते हैं। तो दर्शनीयता इसको बोलते हैं कि दर्शनीयता कैसी है। पैमाना का नाम इसका क्या है, दर्शनीयता, विजिबिलिटी।
दर्शनीयता विजिबिलिटी में क्या हो जाएगा, इसके विलय विलायक के कणों को नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख पाएंगे, इसको नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे लेकिन प्रबल सूक्ष्मदर्शी से देख पाएंगे। दर्शनीयता में निलंबन के दर्शनीयता ऐसी होती है कि नग्न आंखों से ही हम इसको देख सकते हैं। यहाँ अंतर बता दिया कि अर्धपारगम्य झिल्ली से छनित्र में इसमें कुछ नहीं बचेगा, इसमें थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बच जाएंगी। तो ये अंतर आप लोगों ने लिख लिया कॉपी में। पीकोमीटर, भैया पीको अलग चीज होती है, पीको नैनो से भी छोटा हो जाएगा। पढ़ाया हूँ फिजिक्स में, फिजिक्स के मापन मात्रक वाला जो चैप्टर था, भौतिक राशियाँ मापन और मात्रक, उसमें पढ़ाया नहीं था, समझाया था कि कैसे कन्वर्ट करना है एक दूसरे को। लोगों को मिलियन बिलियन कन्वर्ट करना नहीं आता। याद करके रखे हुए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो जाएगी, और जैसे ही सामने वाला पूछ लिया बताओ 5 ट्रिलियन मतलब कितने लाख की हो जाएगी, तो पता ही नहीं है, और बोलेंगे हम तैयारी कर रहे हैं, पूरी सिलेबस हमने तैयार कर लिया है, 5 ट्रिलियन में कितने लाख होते हैं नहीं पता है। तो मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि इंडियन सिस्टम हमारा क्या है और जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम क्या है, उनका आपस में कन्वर्जन कैसे होगा, पूरा एक डायग्राम बना के और क्लास में कन्वर्ट करा के देखा भी था कि आप कन्वर्ट करके मुझे बताइए। तब तो कर पा रहे थे, अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे अपने क्लास में आपको समझा देना है, उसके बाद आपको क्या करना है आप तय करें। इसको मिटा दूं, जल्दी भूपू बजाओ। एक ये अर्धपारगम्य झिल्ली आ रही है, तो कितने बार सुने होंगे लाइफ में, देख ही लेते हैं ना इसको 5 मिनट और लगा के। अर्धपारगम्य झिल्ली देखना है या आता है, बोलो जल्दी। अर्धपारगम्य झिल्ली को 5 मिनट में देखना है। देखना मतलब मैं दिखाऊंगा नहीं लाके कि ये देखो, समझाऊंगा, तो 5 मिनट में समझना है उसको, या फिर आपको ऐसा एहसास है कि मुझे आता है। पढ़ना है तो भूपू बजाओ, फटाफट करो, इसको मिटा रहा हूं। हाँ वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि आप लोगों को अब तक एहसास हो गया है ना कि हम जो चीज़ें जानते हैं वो जानते हैं, समझे नहीं है। तो कई बार झिल्लियों में हमसे दिक्कत हो जाती है। झिल्ली मेम्ब्रेन, हमारी त्वचा भी एक झिल्ली है, हमारी त्वचा भी एक मेम्ब्रेन ही है, जो कुछ चीज़ों को हमारे शरीर से बाहर आने देती है, कुछ चीज़ों को बाहर नहीं आने देती है, कुछ चीज़ों को बाहर से जाने भी देती है और कुछ चीज़ों को बाहर से नहीं जाने देती है। तो ये आप बायो में पढ़ते हैं, खासकर जब कोशिका पढ़ते हैं तो। बट देख लो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम दिमाग में रख लेते हैं कि जो झिल्ली होती हैं यही क्या है। सबसे पहले डायग्राम मेरे जैसा बनाओ। झिल्ली क्या है, झिल्ली मेम्ब्रेन। आप लोग जाके सब्जी वाले से झिल्ली मांग लेते हैं, वो भी है वैसा, लेकिन वो पूर्ण पारगम्य, वो और मतलब पूर्ण अपारगम्य है, उससे चीज़ें नहीं निकलती हैं उस झिल्ली से, प्लास्टिक वाली से। और जो कागज़ वाली मिल रही है उससे तो निकल जाएगा। झिल्ली का परिभाषा क्या है, झिल्ली अगर किसी को कोई पूछ ले कि भैया झिल्ली बता दो क्या है, तो लिखो झिल्ली की परिभाषा। मैं बोल नहीं रहा हूँ, समय नहीं है, लिखो। सॉरी मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लिखो। किसी ठोस या द्रव की अत्यंत पतली परत को, किसी ठोस या द्रव, गैस की नहीं, किसी ठोस या द्रव की अत्यंत पतली, जीरो फिगर टाइप की पतली परत को झिल्ली कहते हैं। तो पहले तो झिल्ली दिमाग में रहना चाहिए कि झिल्ली है क्या। गैस की झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली ठोस की होगी या द्रव की भी हो सकती है। तो किसी ठोस या द्रव की अत्यंत पतली परत को, लेयर को झिल्ली कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। और मेम्ब्रेन होती हैं 3 प्रकार की। मेम्ब्रेन के प्रकार, एक होता है क्या, एक होता है पूर्ण अपारगम्य, पूर्ण अपारगम्य, दूसरा पूर्ण पारगम्य, और तीसरा अर्धपारगम्य। ठीक है। पूर्ण अपारगम्य क्या होता है, जिसमें से क्या रहे, ऐसी झिल्ली, लिख लो, ऐसी झिल्ली जो विलेय और विलायक
दोनों को ही अपने अंदर से नहीं गुजरने देती है, दोनों को ही अपने अंदर से नहीं गुजरने देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण अपारगम्य मेम्ब्रेन, झिल्ली। जैसे प्लास्टिक की जो पन्नी लेते हैं आप, प्लास्टिक की पन्नी, उसमें नींबू और पानी का घोल घोल लो और घोल के उस पर लगाओगे तो ना पानी को नीचे जाने देगा और ना ही नींबू के रस को या नमक को। पूर्ण पारगम्य क्या है? जो विलेय और विलायक दोनों को जाने दे। छन्नी हमारे ऐसी काम कर देती, विलेय, विलायक और विलेय जो भी हैं दोनों को ही अपने अंदर से गुजरने देती है, दोनों को ही अपने अंदर से गुजरने देती है। फटाफट लिख लो। और अर्धपारगम्य क्या है? जो विलेय के कणों को, यही जानना है हमको, विलेय के कणों को अपने अंदर से गुजरने देती है, पार होने देती है, गुजरने देती है, सॉरी विलायक के, विलेय नहीं, विलायक लिखो या कुछ लिख सकते हो, जो कुछ पदार्थों को अपने अंदर से निकलने देती है, या आप विलायक के लिखो जो विलायक के, विलायक ज़्यादा, जो विलायक के कणों को अपने अंदर से गुजरने देती है परंतु विलेय को नहीं, विलेय को नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। किशमिश देखे हो ना, अब परासरण दाब ये सब हमारे काम का नहीं है। किशमिश जो है, किशमिश के अंदर पानी जो है, किशमिश के अंदर जो मैटर घुला हुआ है, चीज़ें, वो विलेय है, पानी भी उसमें रहता है। तो उसके बाहर एक परत पाई जाती है मेम्ब्रेन, पानी में घोल देते हैं तो वो क्या करता है? पानी में और भी कुछ घोले हो तो वो नहीं जाने देगा, सिर्फ पानी पानी को इसके अंदर जाने देता है। और इधर से भी इसके विलेय पदार्थों को, जो ये विलेय पदार्थ है, इसको बाहर नहीं जाने देता है, तो धीरे धीरे किशमिश फूल जाता है। इसको, इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस बोलते हैं। पीछे के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, किसी ने पूछा था मुझसे कि परासरण और विसरण क्या होता है, तो बताया था विसरण मतलब होता है दो या दो से अधिक चीज़ों का आपस में मिल जाना, और परासरण का मतलब भी बताया था, वो आपको याद होगा। तो ये झिल्ली होता है पूर्ण पारगम्य, अर्धपारगम्य और पूर्ण अपारगम्य। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में कुछ एग्जाम्पल हमको दिमाग में रखना है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो। चर्मपत्र, चर्मपत्र, चमड़ा, मैं पहले बताया चर्मपत्र मतलब अगर निकला हुआ चमड़ा है उसमें भी ऐसा हो जाएगा। तो चर्मपत्र, कुछ चीज़ें, हम नहाते हैं तो थोड़ा बहुत पानी इससे शरीर में चला जाता है, खूब प्यास लगी है, नहा लो, थोड़ी सी प्यास कम हो जाएगी। इवन और भी कुछ कण हमारे शरीर बाहर से इसमें चले जाते हैं, और बाकी पसीना तो आता ही, आप देखते ही हैं, पानी निकल जाता है। और क्या इसमें चर्मपत्र के बाद चाहो तो लिख लो पेड़ की पत्तियां, तना इत्यादि, बहुत कुछ चीज़ें हैं। पेड़ की पत्तियां जो जैविक है उनकी बात कर रहे हैं। वाष्पोत्सर्जन तभी होता है ना, वाष्पोत्सर्जन है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया, लेकिन पेड़ों द्वारा होता है तो उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। पेड़ की पत्तियां, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, आप बायोलॉजी वाली चीज़ों में अक्सर पढ़ेंगे। तना भी है, और एक कॉपर फेरोसाइनाइट की झिल्ली बनाते हैं, वो भी इसी टाइप की होती है, ये अक्सर प्रयोग की जाती है। कॉपर फेरोसाइनाइट, फेरोसाइनाइट, इसकी झिल्ली बनाते हैं। ये झिल्ली भी क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली का एक उदाहरण है, जो सिंथेटिक होती है, हम बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैं ये झिल्ली शब्द जो आया था ये भी आपको समझ में आ गया। और पढ़ाने का मेरा हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि जो शब्द मैं यहाँ प्रयोग कर लूँ उसको ज़रूर समझाऊँ आपको। आता हो तो भूपू बजा के आप बता दें कि आता है, नहीं आता हो तो फिर बताना है मुझे। और एक बच्चे के लिए तो क्लास लगा नहीं रहे हैं, सबके लिए, तो सबको समझ में आए। 2 घंटे ज़्यादा लग जाएगा, 12 महीने की पढ़ाई में अगर 14 महीने लग जाए, कभी 2 महीने ज़्यादा लग जाए, चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद 14 साल तक तो नहीं पढ़ना पड़ेगा ना कंटिन्यूस घूम घूम के। तो कोई भी चीज़ पढ़ें आप ऐसे पढ़ें। अभी इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ। अगला लेक्चर होगा, विलयन बना लिया हमने, अब उस विलयन को अलग कैसे करेंगे, अलग अलग विधियों द्वारा, वो भी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का ही है।
तो अगले लेक्चर में वो ख़त्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में, इसके आगे वाले लेक्चर में हम अणु परमाणु पढ़ेंगे, जो सेकंड, इसके बाद सेकंड नंबर का होगा। मैं साइड में हट जाता हूँ, कुछ लोग नाराज होंगे कि पूर्ण अपारगम में जरा सा भी कुछ निकलने ही ना दे। पूर्ण पारगम में जो सब कुछ निकलने दे अपने अंदर से, कुछ भी छोड़े नहीं। इंसान भी होते हैं, कुछ कितनी भी बात सुन लेंगे, उसको दिल में दबा के रखेंगे, कभी बताएंगे नहीं किसी को। कुछ पूर्ण पारगम में होते हैं। एक पिक्चर आई थी बुलंदी, उसमें परेश रावल ऐसा एक्टिंग किए हैं। पूर्ण पारगम में जो सुन लेते हैं सब जाके निकाल देते हैं अपने अंदर से, कुछ भी रख नहीं पाते अंदर। पूर्ण पारगम में, अर्ध पारगम में, दोनों का कॉम्बिनेशन। अपनी जो बेइज्जती वाली बात रहेगी वो नहीं बताएगा, जिसमें उसकी खुद की बेइज्जती रहेगी उसको निकलने नहीं देगा, उसको दबा के रखेगा। और जिसमें लगेगा कि उसकी बेइज्जती नहीं है, पड़ोसी की बेइज्जती है, उसको खूब बोलेगा। तो इन्हीं बातों को घुमा फिरा के डेली लाइफ में भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, और नहीं हो तो भोपू बजाओ। क्लास ख़त्म करते हैं जल्दी। सब कुछ स्पष्ट है, विकास ठाकुर जी बोल रहे हैं। किसी को कोई तकलीफ, अगर तकलीफ नहीं हो तो भोपू बजाओ। चलिए, इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। सबको जप नाम। थैंक यू।